चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि सीईसी की बैठक के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। कहा सीईसी की बैठक के तुरंत बाद लिस्ट जारी होगी। उन्होंने विरोधियों पर हमला बोला। कहा बीजेपी डरी हुई है। तो गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में बैठक से जब बाहर निकले तो उसके बाद यह बड़ा बयान दिया। टिकटों को लेकर के पहली सूची कांग्रेस पार्टी कब जारी करेगी, उसे लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। लंबी बैठक जो है वो रूम में हुई है। आखिरकार बैठक का क्या उद्देश्य था और क्या कुछ कहा था? कर दिए है और 82 लोग उनके बगावत में उतर गए हैं। ये तो है भाजपा की लिस्ट का हाल। हमने हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब और दोनों मेंबरों के साथ में जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसके बारे में 1-to-1 हमने चर्चा की है। और अब हम प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जल्दी बैठक करेंगे। फिर उनको हम लोग हमारा पैनल सौंपेंगे पीसी का, और फिर प्रोबेबिलिटी 1-2 दिन बाद में जब कभी भी इनको समय मिलेगा ये राजस्थान आकर के स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल बैठक करेंगे। और फिर फाइनल बैठक करने के बाद में वो सीईसी में लेकर के आएंगे और सीईसी की बैठक होने के बाद में पार्टी आला कमान कैंडिडेट की घोषणा करेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के बयान की, क्योंकि दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की तरफ से आज मंथन हुआ और इस दौरान आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने आज बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार रिपीट होगी। हमारी योजनाओं का आम जनता तक असर है। राठौड़ ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले ही डर गई है। धर्मेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान जल्द होगा। दिल्ली आज धर्मेंद्र राठौड़ आए थे, जहां पर उन्होंने बयान दिया। देखिए, राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने एक से बढ़कर एक फैसले किए हैं। उन फैसलों के आधार पर जनता में बहुत खुशी की लहर है। राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट होगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब चौमू में डकैती की खबर को लेकर के बड़ी अपडेट मिल रही है। जयपुर के चौमू इलाके से पुलिस ने डकैती पर बड़ा खुलासा किया है। मास्टरमाइंड समेत 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। 29 सितंबर को लक्ष्मी नारायणपुरी कॉलोनी में डकैती की वारदात हुई थी और पीएचडी विभाग के ठेकेदार पदमचंद के बेटे के ससुराल में यह डकैती हुई थी और इसी को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज की तरफ से डकैती केस में खुलासा करते हुए केस को दौरान सुलझा लिया। पुलिस ने बताया ईडी एसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए ससुराल में 3 बैग रखवाए थे और बैग में करीब 50 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज थे। 1 किलो गोल्ड ईंट भी थी। ससुराल पक्ष के परिचित केशव सोनी ने 5 लाख रुपए देकर के डकैती करवा दी। किराए की कार लेकर डकैती के लिए सभी बदमाश पहुंचे थे। परिवार के सदस्यों को बंधक बना करके लूट की वारदात को अंजाम दिया और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी यह है, पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। 29 सितंबर की घटना है, लक्ष्मी नारायणपुरी कॉलोनी की घटना है। पीएचडी का ठेकेदार है पदमचंद जैन, इसका बेटा और इसके बेटे के ससुराल में डकैती की वारदात। जानकारी यह है कि पदमचंद जैन, जिस पर भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, उसने ईडी एसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए सारे के सारे जो दस्तावेज थे, सोना चांदी और पैसे, ये सब अपने बेटे के ससुराल में रखवाए थे। 3 बैग थे। फायर किया हुआ था, इस जगह पे डकैती डालना है। तब कहानी सामने आया कि 2 महीने पहले एसीबी ने पीएचडी का कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई किया था। उस कार्रवाई के दौरान पीएचडी के ऑफिसर्स के अलावा एक पदमचंद जैन करके एक ठेकेदार भी शामिल थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बुजुर्ग को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर लाखों की इससे वसूली की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, 14 लाख रुपए लेते हुए
पुलिस ने 2 महिलाओं को धर दबोचा है। पीड़ित ने विद्याधर नगर थाने में केस दर्ज करवाया था। एक्यूप्रेशर से इलाज के नाम पर पहले इन महिलाओं ने होटल में बुजुर्ग को बुलाया, फिर बुजुर्ग के कपड़े उतरवा करके अश्लील वीडियो बना लिया। इन महिलाओं को गौर से देखिए, ये महिलाएं हनी ट्रैप का शिकार बनाती है। एक्यूप्रेशर के नाम पर राजधानी जयपुर के एक बुजुर्ग को इन्होंने बुलाया, उसे कपड़े उतरवाए और अश्लील वीडियो बना करके 25 लाख रुपए की मांग की थी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बुजुर्ग घबरा गए और इसके बाद 5 घंटे में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। दोनों महिलाओं की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगरा रोड पर ट्रैप बिछाकर पुलिस ने इन महिलाओं को पकड़ा। शातिर महिलाएं अब पुलिस के गिरफ्त में हैं। 11 लाख रुपए की डमी करेंसी लगा करके पीड़ित को भेजा था। 5 घंटे में हनी ट्रैप गैंग पुलिस की पकड़ में आ गई है। 2 महिलाएं पकड़ में आई है जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो वहीं नागौर में एक प्रोबेशनर आईपीएस को कांग्रेस के नेता और वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रिचपाल मिर्धा के स्वागत के लिए बज रहे डीजे को जब्त करने की कार्रवाई करना भारी पड़ गया। सरेआम उनसे डीजे वापस छुड़वा लिया गया और पुलिस देखती रही। फिर से डीजे पुलिस के सामने बजाया गया और इस तरह से नागौर पुलिस आचार संहिता की पालना करवाने में पूरी तरह से नाकाम रही, विफल रही। दरअसल वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनने पर रिचपाल मिर्धा के स्वागत का कार्यक्रम यहां था नागौर के कांग्रेस कार्यालय में। और हैरान करने वाली बात यह है कि डीजे जिसको बजाने से पुलिस ने मना किया था, लेकिन पुलिस को धमकाते हुए पुलिस से डीजे छुड़वाया गया, पुलिस के सामने डीजे बजाया गया। आचार संहिता की सरेआम धज्जियां भी उड़ाई गई और डीजे को छोड़ने के बाद एक डीजे को फिर से बजाया गया। देगाना विधायक विजयपाल मिर्धा अपने समर्थकों के साथ इस डीजे पर जमकर नाचते दिखाई दिए। तो वहीं आरपीएससी को फर्जी दस्तावेज के सहारे गुमराह करने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया है और इसके खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आरोप है कि राहिल नाम का यह अभ्यर्थी साल 2023 में आरपीएससी की 2nd ग्रेड परीक्षा में फेल हो गया था, लेकिन इसने खुद को पास बताते हुए फर्जी कागजों का सहारा लिया और परीक्षा में पास हो चुके दूसरे अभ्यर्थियों के रोल नंबर का इस्तेमाल करते हुए आवेदन किया। लेकिन जब कागजों का सत्यापन हुआ, हकीकत सामने आ गई। जांच में पता चला कि राहिल नाम के इस युवक ने अलवर की एक सफल अभ्यर्थी के रोल नंबर का इस्तेमाल फर्जी कागजों के साथ किया था। बहरहाल अब इसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, इससे पूछताछ जारी है। राहिल अहमद सनोफ बदरुद्दीन, ये मोजपुर पुलिस थाना अलवर लक्ष्मणगढ़ अलवर का रहने वाला है। इसने सीनियर टीचर मैथमेटिक्स के स्कूल टीचर के लिए एग्ज़ाम दिया था जनवरी 23 में और ये फेल हो गया था। तो इसने क्या किया है कि जो कैंडिडेट पास हो गया था उस कैंडिडेट के रोल नंबर चेंज किए और यहाँ से जो एक ऑफर लेटर जाता है, जो काउंसलिंग के लिए लेटर जाता है, उसमें भी चेंज किए। और कल ये आरपीएससी में आ गया कि साहब मैं पास हुआ हूँ, ये मेरे रोल नंबर है और मुझे अपॉइंटमेंट दो। तो जब पहले तो उन्होंने शक जाहिर की, लेकिन उसके बाद में इसने बार बार कहा कि साहब मैं पास हुआ हूँ, कैंडिडेट हूँ, और एक प्रार्थना पत्र लेके और दस्तावेज लेके पेश हुआ, जिसकी जांच करने पर वो फर्जी पाया गया, वो एग्जाम में पास ही नहीं हुआ था। इस तरह से इसने जो दस्तावेज हैं, कूट रचित दस्तावेज बना के और पेश किए हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कल इसको अरेस्ट किया, न्यायालय में पेश करें। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के किसानों की जमीन नीलामी पोस्टर पर विवाद थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। किसान माधुराम ने अपनी फोटो इस्तेमाल किए जाने को लेकर रामदेवरा थाने में भारतीय जनता पार्टी पर मानहानि करने का एक मुकदमा दर्ज करवाया है। किसान माधुराम का एक कहना है कि बिना अनुमति के भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोस्टर में उनकी फोटो का इस्तेमाल किया। बीजेपी के इस झूठ की वजह से उनकी प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है और मेरे पास मेरी 200 बीघा जमीन मौजूद है। गौरतलब है कि बीजेपी की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों की जमीनें नीलाम होने के बाद लिखी गई है, बात यह लिखी गई है और किसान की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए धारा 500 के तहत मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। मानहानि केस दर्ज करवाया गया है। मुकदमा कराया मैं थाना में गया, मारी बेइज्जती कर दी थी, पुलिस कार्रवाई कर सके।
वो यहाँ पहल था, जयपुर गया था। हाँ जयपुर गया था मुख्यमंत्री जयपुर जी। गया था, जयपुर में मुख्यमंत्री के साथ ठीक हो जाए, फोटो फोटो हटा दे, फोटो हट जाए। पुलिस में जो मुकदमा दर्ज कराया मैं तो कहीं मांग रखी है। मांग आज हमें मांग करो, मेरे मांग आप मेहरबान करो भाई, मांग का खाली करनी, अरे मारो कहीं मांग होनी चाहिए। तो वहीं राजस्थान में इस बार पर्यटन के नए रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल इसकी वजह है शादियों का सीजन और विधानसभा चुनाव का नजदीक आना। राजस्थान में होटल्स की प्री बुकिंग होने लगी है और ऐसे में पर्यटन के कारोबार से जुड़े व्यवसायी सरकार से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। शादियों का सीजन जो देवजुली एकादशी से शुरू होगी और चुनाव भी उसी दिन है, तो उस दिन चुनाव के परसेंटेज पे थोड़ा फर्क जरूर पड़ सकता है, पर पर्यटन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग शादियों के लिए आते हैं तो होटल के कमरे बुक करते हैं, गाड़ियां बुक करते हैं, मोन्यूमेंट्स भी घूमते हैं। तो टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो त्यौहार, शादियाँ, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसी वजह से टूरिज्म आता है। और आजकल लोग जो हैं वो ज़्यादा धार्मिक भी होते जा रहे हैं, तो उस वजह से धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी बहुत कर रहे हैं। और राजस्थान धार्मिक स्थलों से भरा है, मोन्यूमेंट्स में भरा है, किले, महल, मंदिर खूब हैं। तो टूरिज्म के लिए तो बहुत अच्छा साइन है ये, और डोमेस्टिक टूरिज्म भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग से एक मांग करता हूं कि टूरिस्ट सीजन चालू होने वाला है, चुनाव भी आ रहे हैं और शादियां भी हैं। इसके अंदर ज़्यादातर सभी गाड़ियों की 50% बुकिंगें हो चुकी हैं। आज जयपुर शहर के अंदर 50,000 के लगभग टैक्सियां गाड़ियां हैं, जिनकी लगभग 50% बुकिंग सीजन को लेकर के, टूरिस्ट सीजन में हमारा टूरिस्ट का काम है, एडवांस बुकिंगें हो जाती है। ऐसे में ही आपने चुनाव रख दिया, शादियों की बुकिंग, जिसमें हर व्यक्ति 2 पैसा ज्यादा कमाने की सोचता है, क्योंकि कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर राज्य सरकार के द्वारा हमारे को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के यूआईटी को एनजीटी ने नोटिस दिया है। 4 हफ्ते में यूआईटी से एनजीटी ने जवाब मांगा है। जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी एनजीटी की तरफ से किया गया। 1400 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भी नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए थे और इसी बीच अब एनजीटी की तरफ से कोटा यूआईटी को एक नोटिस भेजा गया है। जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, 4 सप्ताह में एनजीटी ने यूआईटी से जवाब मांगा है। इस पूरे मामले को लेकर के अब लगातार सियासी तीर एक दूसरे पर तेज हो सकते हैं। तो इससे पहले पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाए थे कि किस तरीके से 1400 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट जो बनाया गया उसमें नियम ताक पर रखे गए। खासतौर पर अब एनजीटी की तरफ से यह एक्शन लिया गया है और एनजीटी ने यूआईटी को नोटिस भेजा है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। उधर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में 81 विधायकों के त्यागपत्र देने और 110 दिनों तक स्पीकर की ओर से इस्तीफों पर निर्णय नहीं किए जाने की पीआईएल पर सुनवाई हुई है। राठौड़ ने हाईकोर्ट में संशोधित रिट याचिका प्रस्तुत करते हुए 13 जनवरी 2023 के विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जिन 81 विधायकों ने स्वेच्छा से उनके सम्मुख त्यागपत्र प्रस्तुत किए थे। कांग्रेस के 81 विधायकों ने इस संबंध में कहा था कि उनके त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं थे। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विधायकों के त्यागपत्र देने के 110 दिन तक उन पर निर्णय नहीं करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष को ऐसे संवेदनशील मामलों में निर्णय लेने के लिए कितना समय लगना चाहिए, इसे लेकर के भी ये सवाल तेज हो गया है। पांचवी बार आज फिर ऑनरेबल कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने फिर 81 विधायकों के त्यागपत्र का प्रकरण लगा। मैंने अमेंडमेंट लिस्ट प्रस्तुत की थी जिसमें मैंने ये तथ्य दिए थे कि जब 81 विधायक जो स्वयं उपस्थित होकर 25 सितंबर 2022 को त्यागपत्र देते हैं और फिर जनवरी 2023 के अंदर ये कहते हैं कि हमारे त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं थे, वॉलंटरी नहीं थे, और 6 उन विधायकों ने, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री भी है,
उनके त्याग पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो मैंने अमेंडमेंट लिस्ट में आज गुहार की थी कि इन 6 लोगों ने जिन्होंने 75 अपने साथियों के त्याग पत्र प्रस्तुत अपने खुद के त्याग पत्र के साथ किए, तो उन 6 के तो त्याग पत्र तत्काल उसी समय स्वीकृत हो जाने चाहिए थे। तो वहीं खैरतल तिजारा जिले के कोटकासिम थाना इलाके में बदमाशों की तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायर किए गए हैं। पीड़िता के मुताबिक सोमवार की देर रात को काहड़का गांव में छेड़छाड़ के आरोपी ओम शंकर उर्फ शंकर शर्मा और उसके साथी ने केस वापस लेने के लिए पीड़िता और उसकी मां पर फायरिंग की। पीड़िता और उसकी मां ने दुकान का शटर बंद कर अपनी जान बचाई। पीड़िता का आरोप है कि 27 सितंबर को दर्ज मामले के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सर, ये है मामला कि कल हम 7:15 बजे की बात है, मैं पढ़ाई कर रही थी, मम्मी बाहर दुकान के बाहर बैठी हुई थी। मम्मी ने देखा कि जो आरोपी ओम शंकर है वो आया और उसके साथ एक साथी और, तो उसको मैं पहचानती नहीं हूँ। वो दोनों आए, हमने उन्हें देखकर शटर डाउन किया। शटर डाउन करते ही हम घर में दुबक गए। उन्होंने ताबड़तोड़ 10 से 15 कम से कम फायरिंग की। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। एक कार सवार ने दरअसल 2 बाइक में टक्कर मारी, जिससे यह सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे में दोनों बाइक सवारों की दुखद मौत हो गई। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। अलवर के मालाखेड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार सवार ने बचने के लिए मौके से भागने की कोशिश भी की और कार पलटने से कार सवार की भी इस दौरान मौत हो गई। 3 लोगों की मौत हुई है सड़क हादसे में। दरअसल कार ने पहले 2 बाइक को टक्कर मारी, जिससे दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई और इसके बाद कार चालक ने कार को आनंद फानंद में वहां से भागने की कोशिश की, जिससे कार पलट गई और कार चालक की भी मौत हो गई। बड़ी खबर आ रही है अलवर के इलाके से। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, अलवर के मालाखेड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 लोग मारे गए हैं, 5 अन्य घायल हुए हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर के पुलिस की तफ्तीश शुरू हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जारी है। सबसे पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस सड़क हादसे के बाद की पहली तस्वीरें अलवर के मालाखेड़ा से। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 3 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई। उधर झालावाड़ जिले के चोरबरडी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर एक परिवार पर दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने हमला किया है, जिसमें एक गर्भवती महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चौमेला CSC अस्पताल में किया जा रहा है। इस हमले में एक 18 साल के एक लड़के के सिर में धारदार हथियार से गंभीर चोट मारी है। इस मामले में घायल ने बताया कि यह हमला उनके पड़ोसी की ओर से रास्ते के विवाद को लेकर किया गया। इसमें करीब दर्जन से भी ज्यादा लोगों की ओर से घर में घुसकर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला अचानक किया गया और इस हमले की सूचना मिलने पर उन्हेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों के बयान लेकर के जांच शुरू कर दी है। वो 25-20 जन आए और उन्होंने बातचीत की और जैसे मैं घर के अंदर गया, मेरी मम्मी पे और दीदी पे पत्थर और ईंटों से लकड़ी वगैरह से हमला कर दिया। वो लोग आए तो हम बाड़े में गए तो उन लोगों ने 20-25 जने थे जिन्होंने उन पर हमला किया। उधर अजमेर के अलवरगेट थाने में फार्म में पार्टनरशिप के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोपी ने युवक से पार्टनरशिप करने के नाम पर 60,92,000 रुपए हड़प लिए और पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, आरोपी की तलाश जारी है। अरुण कुमार गर्ग, श्रीमती प्रेम गर्ग, निवासी गण माकड़वाली रोड अजमेर, नवीन गर्ग व मंजू गर्ग, निवासी आनासागर लिंक रोड अजमेर, चारों की एक फर्म है अजमेर ऑटो सेंटर कचहरी रोड पर। चारों व्यक्तियों ने परिवादी और परिवादी के मित्र जगदीश प्रसाद गोयल को कहा कि हमें फर्म के लिए कुछ रुपए की आवश्यकता है, आप हमें रुपए उधार दे दें, जिसकी एवज में हम आपको पार्टनरशिप फर्म में नवीन गर्ग व मंजू गर्ग का 49% हिस्सा, दोनों को 24.5% हिस्सा दे देंगे।
उधर इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच 7 समुद्र पार से पुष्कर घूमने के लिए आए इजरायल के विदेशी पर्यटक खासा तनाव महसूस कर रहे हैं और इसी बीच करीब 100 से ज्यादा विदेशी पर्यटक पुष्कर छोड़कर वापस इजरायल जाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल और हमास के बीच चल रहे तनाव के चलते जिला पुलिस की ओर से यहूदी धर्म स्थल बेदखबाद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। दरअसल बेदखबाद लंबे अरसे से आतंकियों के निशाने पर रहा है। इजरायल के विदेशी पर्यटक यानीव ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि फिलहाल उनके देश इजरायल में बेहद खराब स्थिति है और उन्हें मिल रही जानकारी के मुताबिक करीब 250 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, हजारों लोग घायल हुए हैं। मौजूदा हालात पुष्कर में ठहरे हुए इजरायली पर्यटकों के लिए काफी चिंताजनक और विचारणीय है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर, कोरोना संदिग्ध या फिर प्रभावित लोग भी मतदान कर सकेंगे। डाक मतपत्र द्वारा अपना वोट डाल सकेंगे, मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस अधिसूचना पर अमल होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, आवेदन के अनुरोध का रिटर्निंग अधिकारी सत्यापन करेंगे और इसके बाद कोरोना से संदिग्ध या प्रभावित लोग भी मतदान कर पाएंगे। बड़ी जानकारी है, आयोग की ओर से इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है। तो उदयपुर में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एसोसिएशन फॉर मेडिकल अपडेट्स की 5वें वार्षिक सेमिनार का आयोजन हुआ है। 2 दिन तक आयोजित होने वाली इस सेमिनार का आगाज गीतांजलि ग्रुप के डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने किया। सेमिनार में देश भर से 400 से ज्यादा कैंसर के स्पेशलिस्ट ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार में मुंह, स्तन और जनाना कैंसर को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम जानकारियां डॉक्टर्स ने साझा की हैं। हमारी संस्था विगत 5 सालों से मेडिकल साइंसेज में आने वाले अपडेट्स और नई जानकारियों के बारे में कॉन्फ्रेंस तथा सेमिनार करती है। इस समय हमारे साथ कई युवा साथी जुड़े हैं और हमारी संख्या करीब 1000 के आसपास हो गई है। संस्था साल में करीब 5 से 10 इस तरह के प्रोग्राम करती है। ये हमारा वार्षिक अधिवेशन है जिसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑन्को सर्जरी के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर आशीष जकेटिया साहब हैं तथा जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रमेश पुरोहित हैं जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इस तरह संस्था लगातार नए पोस्ट ग्रेजुएट नए फैकल्टीज़ को मेडिकल साइंस में आने वाले अपडेट्स की जानकारी देती है। कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी के अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का रोल होता है, जैसे कि डायग्नोसिस और इमेजिंग, रेडियोलॉजी। तो हम यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स का समन्वय कैसे हो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, यानी कि जो पेशेंट्स कैंसर से डायग्नोसिस हुए हैं और ट्रीटमेंट ले चुके हैं या ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बहुत वर्षों से कैंसर फ्री है। उधर जयपुर के जेकेजे ग्रुप का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ग्रुप के संस्थापक श्याम सुंदर मौसून की 70वें जन्मदिन के मौके पर एक एंटरटेनमेंट पैराडाइज में धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया। आयोजन की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक साथ एक सुर में देश प्रदेश के 1008 पंडितों ने मंत्रोच्चार किया। सभी ने एक साथ मिलकर 1,08,000 हनुमान चालीसा के पाठ और सुंदरकांड के पाठ भी किए हैं। जगमगाते दीपों और सुगंध से महकते इस भव्य अलौकिक वातावरण में उपस्थित जनसमूह को आनंद की परम अनुभूति इस खास मौके पर हुई है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की आज मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही रिलायंस फाउंडेशन के प्रमुख और ओलंपिक कमेटी के मेंबर नीता अंबानी भी शामिल हुई हैं। इस बैठक में ओलंपिक की तैयारियों को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैठक में नीता अंबानी भी शरीक हुई और विस्तार से चर्चा की गई है। और इसी के